आगे से रहे सहे पर्दे भी गिरते जा रहे हैं। समष्टि का आदर्श जो अब तक केवल एक भावना थी, अब उसे बुद्धि का पक्का आधार मिल रहा है। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के शीर्षक से मुंशी जी ने लिखा, राष्ट्रीयता वर्तमान का कोड है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोड सांप्रदायिकता थी। लेकिन प्रश्न यह है कि उससे मुक्ति कैसे हो। अर्थ के प्रश्न को हल कर देना ही राष्ट्रीयता के किले को ध्वंस कर सकता है। अपने पिता की जीवनी लिखना किसी भी पुत्र के लिए आसान नहीं होता, तब तो और भी मुश्किल होता है जब पिता प्रेमचंद जैसा महान लेखक हो। प्रेमचंद की मृत्यु के लगभग 26 साल बाद सन 1962 में प्रेमचंद स्मृति दिवस के अवसर पर उनके पुत्र प्रसिद्ध रचनाकार अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से प्रकाशित की। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था और 1936 में उनका निधन हो गया था। अमृत राय द्वारा लिखी प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी विधा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। प्रेमचंद केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वे एक समूचे युग के निर्माता थे। उनका सृजनात्मक व्यक्तित्व जीवन और साहित्य की खाई को पाटने वाला दुर्धर्ष उदाहरण है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य की सार्थकता उसके मानव समाज से जुड़े रहने में ही है। साहित्य और समाज के बीच पुल बांधने वाले प्रेमचंद का जीवन अति साधारण होते हुए भी अपने युग के अंतर्विरोधों का आईना है। अमृत राय ने उनके जीवन के इसी रूप को साकार किया है। प्रेमचंद ने स्वयं माना है कि उनका जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। प्रेमचंद की ये सादगी एक लेखक की ओढ़ी हुई विशिष्ट मुद्रा नहीं है। अमृत राय कहते हैं, प्रेमचंद की सरलता सहज है। वो कस्तूरी मृग नहीं है जिसे अपने भीतर की कस्तूरी का पता नहीं। उसे पता है कि उसके भीतर ऐसा भी कुछ है जो मूल्यवान है, उसका अपना है, नितांत अपना, मौलिक, विशेष। वही उसका मोती है, मानिक है। प्रेमचंद की सरलता सहज होते हुए भी जटिल है। वो इकहरी नहीं है, केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है। सच तो यह है कि प्रेमचंद का स्व सर्व से जुड़े बिना परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। उनकी चेतना भारतीय पुनर्जागरण के दौर में विकसित हुई। राजनीतिक दृष्टि से यह गहरी उथल पुथल और मानसिक ऊहापोह का युग था। अमृत राय ने इसीलिए कांग्रेस के इतिहास के लंबे विवरण दिए हैं। प्रेमचंद का युवा मानस किस तरह उन सबसे प्रभावित होता है, लेखक ने इसका उपयुक्त रेखांकन किया है। आरंभ में प्रेमचंद गोखले से प्रभावित होते हैं, बाद में तिलक का व्यक्तित्व उन्हें ज़्यादा खींचता है। लेखक की नज़र में इन दोनों का समन्वय गांधी जी की नैतिक सुधार परक चेतना में मिलता है, जो एक लंबे समय तक प्रेमचंद के जीवन और लेखन पर हावी रहा। अमृत राय ने प्रेमचंद के वैचारिक और भावात्मक विकास को उनके समय के परिवेश के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। उसके जरिए जीवनी में उस युग यथार्थ की जटिलतर अभिव्यक्ति संभव हो सकी। कलम का सिपाही की भूमिका में अमृत राय ने अपनी दुविधा का जिक्र करते हुए लिखा है, मैं तो नदी के किनारे खड़ा हुआ नरकूल हूँ। हवा के थपेड़ों से मेरे अंदर भी आवाज़ पैदा हो जाती है। बस इतनी सी बात है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है इन हवाओं का है जो मेरे भीतर बजीं। आज़ादी से पहले के युग में प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन लाने में एक सक्रिय भूमिका रही है। प्रेमचंद का रचनात्मक साहित्य, संपादकीय टिप्पणियाँ और उनके पत्र आदि इस सत्य के साक्षी हैं। प्रेमचंद के जीवन चरित्र को उभारने में लेखक अमृत राय ने एक तरफ युग की विस्तृत पृष्ठभूमि को लिया है, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे पारिवारिक प्रसंग हैं जिनमें प्रेमचंद के मानसिक द्वंद्व और आर्थिक परेशानियों की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेमचंद का पुत्र होने के बावजूद अमृत राय ने पूरी तटस्थता का निर्वाह किया है।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, जब पुत्र पिता की जीवनी लिख रहा हो तो ये काम और भी जोखिम का हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर अमृत राय ने जिस तटस्थता का परिचय दिया वो श्लाघ्य है। प्रेमचंद की कहानियों और उनके जीवन संदर्भों पर लेखक अमृत राय की ऐसी बहुत सी टिप्पणियां हैं जो प्रेमचंद की कमजोरियों और उनकी सीमाओं को बयान करती हैं। बेटी को ऊंची शिक्षा न दिला पाने के प्रसंग में अमृत राय ने यहाँ तक कहा है कि अन्य मजबूरियों के साथ मुंशी जी के मन की वो मजबूरी भी रही होगी जो स्त्री की नई शिक्षा के प्रति कुछ संशयग्रस्त थी। जैसे राम की शक्ति पूजा में निराला राम के उस मन की बात करते हैं जो कभी नहीं थकता, एक और मन रहा राम का जो न थका। उसी तरह प्रेमचंद भी यहाँ गहरे मानसिक द्वंद्व और भीतरी संघर्ष से गुजरते दिखाई देते हैं। एक तरफ ऊपर से देखने में प्रेमचंद का समाज भीरू व्यक्तित्व है और दूसरी तरफ समाज में बदलाव लाने वाली प्रगतिशील शक्तियों के हाथ मजबूत करने के लिए उनकी कलम बराबर चलती रही। प्रेमचंद की यह जीवन शैली बहुत कठिन है। जीवन के अंत में मृत्युशैया पर पड़े प्रेमचंद का जैनन से ये कहना कि अब आदर्श से काम नहीं चलेगा, उनकी आशाओं और दृढ़ विश्वासों के स्खलन का सूचक है। प्रेमचंद के मन की इसी पीड़ा को अमृत राय ने बखूबी शब्दबद्ध किया है। इसीलिए यह जीवनी प्रेमचंद के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा भर नहीं है, बल्कि उनके जीवन का ऐसा पुनर्सृजन है जहां पाठक भी अपने युग के इतने बड़े साहित्यकार की जीवन यात्रा का सहयात्री बन जाता है। प्रेमचंद को पूर्णतः समझने के लिए उनकी ये जीवनी एक सार्थक सोपान है। प्रेमचंद ने खुद कोई आत्मकथा नहीं लिखी, ना ही अपने विषय में कोई लेख लिखा और ना ही वे डायरी लिखा करते थे। यहाँ तक कि अपने पत्रों को भी संभाल कर नहीं रखते थे। इससे अमृत राय का काम और मुश्किल हो गया। सामग्री इकट्ठी करने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। लेखक ने जहाँ से हो सका उनके पत्रों को इकट्ठा किया, उन पर लिखे गए संस्मरणों का सहारा लिया, साथ ही उनके रचनात्मक साहित्य के पात्रों में भी प्रेमचंद के जीवन प्रसंगों को ढूंढा है। यहाँ एक खतरा पैदा हो जाता है। कथा साहित्य के पात्रों की प्रेरणा अपने अनुभव के जीवन प्रसंगों की हो सकती है, लेकिन उनके सृजन में लेखक की कल्पना का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए पात्रों के जीवन में प्रेमचंद के जीवन को तलाशना बहुत सही नहीं है। इसी तरह संस्मरणों के प्रयोग में भी बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। इसका कारण यह है कि संस्मरण में लेखक का स्व या उसका श्रद्धापरक दृष्टिकोण ही अपने चरित नायक के व्यक्तित्व को उभारने में ज़्यादा सक्रिय रहता है। जीवनी के अंत में अमृत राय ने प्रेमचंद के अंतिम दिनों का वर्णन किया है और उसमें उन पर लिखे संस्मरणों का बहुत उपयोग हुआ है। ये संस्मरण मार्मिक होते हुए भी भावपूर्ण है। इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। जहाँ तक प्रेमचंद के पत्रों का प्रश्न है तो उनमें उनके अनेक पक्ष सामने आते हैं: सुख दुख, आशा आकांक्षाएं, आर्थिक तंगहाली, वैचारिक संघर्ष आदि। कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से संकलित सामग्री के आधार पर अमृत राय ने प्रेमचंद के जीवन को जिस समग्रता से प्रस्तुत किया है वो रोचक भी है और आकर्षक भी। इस सब में अमृत राय की भाषा का बड़ा भारी योगदान है। भाषा पर उनका पूरा अधिकार है और शब्दों के तो वे धनी है ही। इसलिए भाषा की सजीवता और सशक्तता ने इस जीवनी को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। कलम के सिपाही में प्रेमचंद के व्यक्तित्व के सभी रंग दिखाई पड़ते हैं। परिवार के छोटे छोटे सुख दुखों में फंसे साधारण व्यक्ति के जीवन से लेकर राष्ट्रीय, सामाजिक और साहित्यिक मसलों पर गंभीरता से विचार करने वाले बुद्धिजीवी जीवन तक प्रेमचंद का जीवन फैला हुआ है। इसमें अमृत राय ने प्रेमचंद के पारिवारिक जीवन, उनके सहज व्यक्तित्व और परस्पर आत्मीयता की सुंदर संक्षिप्त झलक प्रस्तुत की है। कहीं पर खुद जी तोड़कर मेहनत करने वाले प्रेमचंद बच्चों को हमेशा खेलने कूदने की नसीहत देते दिखाई देते हैं, तो कहीं बीमार बेटी के स्वास्थ्य की चिंता में चिंतित।
प्रेमचंद का साहित्यिक व्यक्तित्व तो भले ही समृद्धि के शिखर पर रहा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वे हमेशा अभावों और तकलीफ़ों से घिरे रहे। अपने मित्रों को लिखे पत्रों में प्रेमचंद ने बार बार अपनी परिस्थितियों का जिक्र किया है। अमृत राय ने उन पत्रों के कुछ अंश उद्धृत किए हैं। मैं तो बहुत परेशान रहा। बेटी के पुत्र हुआ और उसे प्रसूत ज्वर ने पकड़ लिया। मरते मरते बची। मैं अकेला रह गया था। बीमार पड़ा। दांतों ने कष्ट दिया। बुढ़ापा स्वयं रोग है और अब मुझे उसने स्वीकार करा दिया कि मैं उसके पंजे में आ गया हूँ। लेकिन बुढ़ापे का ये एहसास, बीमारी और बेचारगी प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर कभी हावी नहीं रहे, भले ही शारीरिक स्तर पर उन्होंने उसकी पीड़ा को भोगा हो। अमृत राय ने बहुत सुंदर शब्दों में प्रेमचंद के जीवट का परिचय दिया है। बुढ़ापा वो है जब चित्त बुढ़ा हो जाता है और आदमी केवल सांस के आने जाने को जिंदगी समझने लगता है, जब निष्ठा के पैर डगमगाने लगते हैं और तरुणाई के आदर्श संकल्प सदा झूठे जान पड़ते हैं, जब अन्याय देखकर आंखों में खून नहीं उतरता, बुढ़ापा वो है। यहाँ तो अभी वैसी कोई बात नहीं है। वास्तव में प्रेमचंद के व्यक्तित्व में जो उत्कट जिजीविषा और जीवंतता है, वही इस जीवनी में प्रमुख रूप से उभरी है। अमृत राय की टिप्पणी है, कोई भी बात हो, छोटी हो बड़ी हो, अपनी हो पराई हो, जहाँ भी कोई अन्याय हो रहा हो, मुंशी जी जूझने के लिए तैयार हैं। लेखक संघ की स्थापना के प्रश्न पर भी प्रेमचंद के विचार प्रकाशित हुए हैं। लेखक संघ को लेखकों के ट्रेड यूनियन के रूप में गठित करने के प्रसंग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनकी राय थी, मौजूदा हालत ऐसी नहीं कि प्रकाशकों को लेखकों के साथ ज़्यादा न्याय संगत व्यवहार करने पर मजबूर किया जा सके। बीच बीच में प्रेमचंद की निराशा और टूटन की भी झलक मिलती है। हंस के साथ जागरण का भी काम उन्होंने संभाला था। पूरे श्रम और समर्पण के बावजूद दोनों पत्र घाटे में चलते रहे। इसे प्रेमचंद अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मानते थे। फिर भी जीवन के अंत तक वे अपनी इस साधना में जुटे रहे। प्रेमचंद के ऐसे अपराजेय युग दृष्टा और क्रांतिकारी व्यक्तित्व को साकार करने में अमृत राय निश्चित रूप से सफल रहे। उन्होंने रचनाकार चरित नायक की जीवन यात्रा का सहचर बनकर पाठकों को भी उसका सहभागी बनाया है। इससे पूरी जीवनी में प्रेमचंद की मौजूदगी का एहसास भी बढ़ा है। बीच बीच में लेखक की बड़ी सशक्त टिप्पणियां हैं, जैसे बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रसंग में, जहां प्रेमचंद ने साहित्य गुंडापन का पर्दाफाश करते हुए व्यावसायिकता के लिए सनसनी पैदा करने की पद्धति से बचने का आग्रह किया है। अमृत राय लिखते हैं, चतुर्वेदी जी शायद खुद भी अपनी वकालत इतने ज़ोरदार शब्दों में न कर पाते। मैदान में उतरने पर मुंशी जी फिर सुध बुध खो कर लड़ते थे, न आगे देखते हैं न पीछे। कलम का सिपाही की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय उसकी भाषा को जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भाषा और शैली तो लेखक को प्रेमचंद से विरासत में मिली है। सारी जीवनी अद्भुत प्रवाहमयता से युक्त है। ये लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जीवनी साहित्य के लिए उसने भाषा का नया आदर्श प्रस्तुत किया है। पूरी जीवनी में प्रेमचंद के लंबे लंबे उद्धरण दिए गए हैं, इसलिए इसमें प्रेमचंद और अमृत राय दोनों के ही भाषा अधिकार का परिचय मिलता है। प्रेमचंद की भाषा भावनिष्ठ है। उनकी तुलना में अमृत राय ने ज़्यादा संयम दिखाया है। प्रेमचंद को प्रेमचंद के ही शब्दों में ज़्यादातर चित्रित किया गया है, लेकिन जहाँ बीच में रुककर लेखक ने अपनी टिप्पणी की है, वहाँ उसके शब्द चयन और वाक्य विन्यास उसकी भाषा की प्रौढ़ता के सूचक हैं। अमृत राय में कम शब्दों में अधिक कहने की सामर्थ्य है। सरसता, रोचकता और प्रवाह के गुण उनकी भाषा में सहज ही शामिल हो गए। मसलन, मुंशी जी इस हमले से सिटपिटा जाने वाले आसामी नहीं हैं। मुंशी जी ने शेर की तरह दहाड़ते हुए फौरन जागरण में जवाब दिया। किसान की सरलता है तो कहीं उसी किसान का घाघपन भी है। निरे भोंदू नहीं है मुंशी जी।
डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं, कलम का सिपाही अमृत राय की प्रशंसनीय कथोपलब्धि मानी जाएगी। यह अद्भुत किस्सा गोई और शटरस ज़बान किसी को भी एक बार अपनी लपेट में ले लेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह जीवनी एक प्रकार से हिंदी के आधुनिक युग के आरंभ का ज्ञान कोश बन गई है। अब तक प्रेमचंद पर 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में शीर्षक से उनके जीवन प्रसंगों का संयोजन किया है। श्री मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखकर प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर प्रकाश डाला। कलम का सिपाही इन दोनों जीवनियों से भिन्न है। निश्चित रूप से ये जीवनी हिंदी साहित्य को एक विशिष्ट देन है। कलम का सिपाही को 1963 की श्रेष्ठ पुस्तक घोषित किया गया। अमृत राय को इसके लिए साहित्य अकादमी सम्मान भी प्राप्त हुआ।